एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर नारा टीचर को देख के कहता है कि आपके साथ काम करने में मजा आएगा। अटर्नी टीचर कौन? नारे को ऊपर देख के टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर टीचर मिस्टर बेन को देखने लग जाती है। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि नारा इस केस का वकील है। ये सुनकर तो टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम नारे को देखते हैं जो मिस्टर बेन के साथ बातचीत कर कर जा रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर टीचर जाती है। फिर टीचर लिफ्ट के अंदर जाती है। फिर टीचर नारे से कहती है कि तुमने ये केस क्यों लिया? हाँ, ये सुनकर नारा कुछ कहता नहीं तो टीचर नारे से कहती है कि ये केस क्योंकि डैड के खिलाफ है। कहीं तुमने इसलिए तो नहीं लिया? तो तुमने क्यों से बदला लेने के लिए तुमने ये केस लिया, क्यों है ना? ये सुन के नारा कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है मैं उस बच्चे के पीछे इतनी मेहनत करूँगा? ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर क्या मैं ये मान लूँ ये एक इत्तेफाक है? ये सुन के नारा कहता है कि सच कहूँ टीचर, ऐसी बातें सुन के यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि तुम एक लॉयर हो। प्लीज टीचर थोड़ी बड़ी हो जाओ। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, भूल गए मैं तुम्हें कोर्ट में हरा चुकी हूँ। फिर नारा कहता है कि तो फिर एक वकील की तरह लॉजिकली बात करो, इतने इमोशनल होकर नहीं। कोर्ट में सिर्फ सबूतों पर फैसले होते हैं। यह सुन के टीचर कहती है कि मैं इमोशनल को काम के बीच नहीं लाती, समझे? ये सुनकर नारा कहता है कि यानी कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ को इस केस में नहीं आने दोगी, क्यों है ना? यह सुन के टीचर कुछ कहती नहीं, वो बस चुप रहती है और नारे को देख रही होती है। फिर नारा कहता है कि चलो अच्छा है, तो फिर तो मैं भी बड़ी आसानी से तुम्हारे साथ इस केस पर काम कर पाऊंगा। चलो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे एक प्रोफेशनल लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ। हम दोनों गुनहगार को जेल पहुँचा कर रहेंगे, ठीक है? ये कहकर नारा वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने घर जाकर देखती है कि उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही है। टीचर अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मॉम। फिर टीचर की मॉम डायरेक्ट पॉइंट पर आती है और टीचर से कहती है कि मैंने सुना कि तुमने रीबॉक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया। ये सुन के टीचर समझ जाती है कि टीचर की मॉम को यह बात मिस्टर बेन ने बताई होगी। तो टीचर अपनी मॉम से कहती है कि क्या आपको यह बात मिस्टर बेन ने बताई? तो टीचर की मॉम कहती है कि वो मुझे बताना तो नहीं चाहते थे, पर मैंने उन्हें बताने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये केस फॉर्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और साथ ही ये तुम्हारे करियर के लिए भी। पर तुम ये केस लेना नहीं चाहती, क्यों टीचर? तुम ये केस क्यों लेना नहीं चाहती? ये सुन के टीचर अपनी मॉम को सारी बातें बता देती है। यह सुन के टीचर की मॉम शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या क्या उसके पिता एक खूनी है? यह सुन के टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज, जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाती तब तक कोई उन्हें दोषी ठहरा नहीं सकता। फिर टीचर की मॉम कहती है कि पर मैंने न्यूज़ में सुना था कि उन्होंने अपनी पेन उनकी एक्स वाइफ के सीने में ढाल दी थी, फिर तो वो दोषी हुए ना। फिर टीचर की मॉम कहती है कि शुक्र है मेरी गट फीलिंग सही निकली, वो लड़का कभी मुझे पसंद नहीं आया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना मुझ पर, ना वो ठीक है ना उसकी फैमिली। टीचर अपनी मॉम की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मॉम मैं अभी नहाने जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जारी होती है। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि सुनो, अगर वाकई में उसके डैड निर्दोष है तो फिर उनके पास सबूत का फिर कोई गवाह तो होगा ना। हर किसी को अपने आप को प्रूव करने के लिए साबित करना पड़ता है। हर किसी को अपने किए की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जैसे कि तुम्हें इस केस को डिफेंड करना है। ये सुन के टीचर अपनी मॉम से कहती है कि देखिए मॉम, ये काम मेरा है तो इससे जुड़े हुए फैसले भी मैं लूँगी। यह कह के टीचर जाने वाली होती है, पर इसी बीच टीचर की मॉम कहती है कि मुझे तुम पर नाज है, भले मैंने तुम्हें आज तक बताया ना हो टीचर। मैं मानती हूँ कि मैंने आज तक तुम्हारी करियर को खुलकर सपोर्ट नहीं किया है, पर तुम्हें इतना कामयाब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जब भी तुम कोई केस जीतती हो, ये बात मैं अपने दोस्तों को और मोहल्ले वाले को भी बताती हूँ कि मेरी बेटी ने केस जीता है। तुमने अपने लिए एक सही फैसला लिया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुमने अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर तुम्हारे वकील बनने का फैसला बिल्कुल सही था। पर अब ये पागलपन क्यों टीचर? सिर्फ उस लड़के के लिए तुम अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हो और तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें समझूं और तुम्हारे गलत फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूं। टीचर, कोई भी माँ कभी भी ऐसा नहीं करेगी। ये सुन के टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम। टीचर इतना कही पाती है कि इसी बीच उसकी मॉम कहती है कि इन सब से सिर्फ तुम पर असर होगा बेटा। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो ना सही, पर
कम से कम तुम अपने डैड के बारे में तो सोचो। जिस दिन तुमने हमें बताया था कि तुम वकील बनना चाहती हो, उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जो करना है वो मैं तुम्हें करने दूँ, और अब देखो तुम क्या कर रही हो। ये कहते हुए उसकी मम रोने लग जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। टीचा की मम के वहाँ से जाने के बाद फिर टीचा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो भी रोने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे नारे को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। इसी बीच नारे को क्यूकी मम की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है जिसमें साफ साफ बताया गया होता है कि क्यूकी मम की बॉडी में कुछ कांच के टुकड़े भी मिले होते हैं, पर यह बात केस फाइल में नहीं होती है। और इस चीज़ को देखकर नारे को थोड़ा अजीब लगता है, तो नारा किसी को कॉल करता है और ये सारी बातें उससे पूछता है, पर यह बात उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता है। ये जानकर कि यह बात उसे भी पता नहीं, तो नारे को गुस्सा आ जाता है। फिर नारा गुस्से में उससे कहता है कि तुम इस केस को हल्के में नहीं ले सकते। फिर नारा उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और भी छानबीन करो, रिक्वेस्ट लेटर मैं तुम्हें बाद में भेजूंगा। ये कहते हुए वो फोन कट कर देता है। फिर हम नारे को देखते हैं जिसे उसके बॉस ने बुलाया होता है दूसरे केस को हैंडल करने के लिए। ये सुन के नारा कहता है कि पर मैं ऑलरेडी किसी और केस पे काम कर रहा हूँ। ये सुन के उसका बॉस कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम उस केस की चिंता मत करो, कोई और लॉयर संभाल लेगा। ये सुन के नारा कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आप मुझे इस केस से क्यों हटा रहे हैं। ये सुन के उसका बॉस कहता है कि क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल केस है और तुम इसे अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाओगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुमसे बेहतर इस केस को हैंडल करे। यह सुन के नारा कहता है कि पर मुझे इस केस में काम करना है क्योंकि केस फाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिसिंग है। यह सुनकर उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मिस्टर नारा, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम ऐसा ही करो और बेकार में मेरे लिए मुसीबत खड़े मत करो। ये सारी बातें सुन के नारा भी समझ जाता है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, पर वहाँ पर कुछ कहता नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। फिर नारा वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि इतनी जल्दी एक नया वकील हायर कर लिया, पक्का यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए नारा वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर बेन को देखते हैं जो कैमिलिया का वेट कर रहे होते हैं, और जैसे वहाँ पर कैमिलिया आती है तो मिस्टर बेन कैमिलिया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि कैमिलिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें साथ जाना होगा। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि सॉरी बॉस, पर ऑफिस के बाहर मैं काम की बात नहीं करती, और ऐसे भी मुझे कहीं पे जाना है तो मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि तुम मुझे हॉस्पिटल ले गई और मैंने तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा था, इसलिए मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहता हूँ। ये सुन के कैमिलिया मिस्टर बेन से कहती है कि सॉरी बट मैं अभी फ्री नहीं हूँ। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि तो फिर क्या हम डिनर पे चले। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि सॉरी बॉस, पर मैं पूरे दिन बिजी हूँ। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि पर मैंने ताऊ से बात की, उसने मुझसे कहा कि आज तुम्हारा कोई मीटिंग नहीं है और तुम फ्री हो। तो फिर मिस्टर बेन की बातें सुन के कैमिलिया कुछ कहती, इससे पहले वहाँ पर मिस्टर डॉक्टर आ जाते हैं। फिर मिस्टर डॉक्टर बेंसर से कहते हैं कि आज मिस कैमिलिया मेरे साथ लंच और डिनर करने वाली है। फिर कैमिलिया मिस्टर डॉक्टर के साथ वहाँ से निकल जाती है और बेंसर बेचारे उन्हें देखते रह जाते हैं। फिर ऐसी यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया और मिस्टर डॉक्टर को साथ देखते हैं। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हो, शायद इसलिए तुम दोनों इतने करीब हो, क्यों है ना। ये सुनकर कैमिलिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया से कहते हैं कि पर तुम उनके लिए पूरी रात हॉस्पिटल में रुकी थी ना। फिर कैमिलिया कहती है कि फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुन के मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं सब समझता हूँ। ये सुन के कैमिलिया मिस्टर डॉक्टर को देखने लग जाती है और उनसे कहती है कि ऐसा क्या समझ लिया आपने। फिर मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर और वकील के बीच सब कुछ कॉमन होता है, क्यों है ना, क्योंकि वकील फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं और डॉक्टर बीमारियों के सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं। दोनों ही सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं, ना कि इमोशनल पर। तो जब भी कोई बात होती है जिसमें इमोशनल शामिल हो, हमें तब समझ ही नहीं आता कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारा दिमाग हमसे कहता है कि हमें उसी वक्त रुक जाना चाहिए, पर ये दिल नहीं मानता ना। मुझे भी नहीं पता कि मेरे मन में जो फीलिंग्स है उन्हें मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ। नज़रअंदाज करना, ये चीज़ तुम्हें करना तो आता है पर तुम कर नहीं पाती। इसलिए मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि तुम बस अपने दिमाग से सोचो, तुम अपने दिल से सोचना बंद कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद कैमिलिया भी सोच में पड़ जाती हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के फादर को देखते हैं जेल में।
क्यू के पापा से क्यू मिलने आया होता है, जिस वजह से क्यू के पापा को क्यू से मिलने के लिए लाए होते हैं। फिर क्यू अपने पापा को देख के कहता है कि कैसे हैं आप पापा। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो तुम, ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। फिर क्यू कहता है कि डैड मैं आपको यहाँ से निकाल के रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि ठीक है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड ऐसे ये है अटर्नी साबत, यही आपके केस को हैंडल कर रहे हैं डैड। फिर ये वकील अपना नाम बताता है और बोलता है कि मैं एक सरकारी वकील हूँ, तो आप मुझसे कुछ मत छुपाइए। आपने अगर क्राइम किया है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी सज़ा कम करने की कोशिश करूँगा, पर अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि पर वो खून मैंने नहीं किया है, पर वो वकील मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि क्यू के पापा बेगुनाह है। क्यू के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक प्राइवेट वकील हायर करे, जिस वजह से उसने एक सरकारी वकील से मदद ली है। बट उसे देख के ही पता चल रहा होता है कि उसे इस केस में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। वो वकील बार बार एक ही बात कह रहा होता है कि आप मान लीजिए अपना गुनाह, मैं आपकी सज़ा कम करने की कोशिश करूँगा। इसे सुन के तो क्यू को भी गुस्सा आ जाता है। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि कह तो दिया, आपने सुना नहीं क्या। फिर वो वकील कहता है कि नहीं, मैं अपना पेन ढूंढ रहा था ना। इस वकील की बातों को सुनकर क्यू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, पर क्यू अपना गुस्सा पीकर उस वकील से कहता है कि मेरे डैड को फंसाया गया है। फिर वो वकील कहता है कि देखिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, सॉरी सर। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर उस वकील के वहाँ से जाने के बाद क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि कोई बात नहीं क्यू, सब कुछ ठीक होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, ठीक है। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचा और क्यू को देखते हैं। फिर टीचा क्यू से कहती है कि क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो। तो क्यू कहता है कि हाँ। ये सुन के टीचा कहती है कि तुम नौकरी छोड़कर आके क्या करोगे क्यू। तो क्यू कहता है कि मैं अभी तो नहीं जानता, फिलहाल मुझे मेरे डैड को निर्दोष साबित करना है और मेरी मॉम को इंसाफ दिलाना है। मैं किसी भी हालात में सच साबित करके रहूँगा। फिर टीचा क्यू से कहती है कि क्यू, रॉस से हरबे तुम्हारे डैड के खिलाफ लड़ने वाले हैं। ये सुनकर तो क्यू शॉक हो जाता है। फिर टीचा क्यू से कहती है कि मैं नहीं जानता कि रेबक मिस्टर रॉस एक दूसरे से कब मिले, पर यह एक डायरेक्ट ऑर्डर है मिस्टर रॉस का। फिर टीचा क्यू से कहती है कि मिस्टर बेन ने इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और मुझे इस टीम का हिस्सा बनने के लिए कहा है। फिर क्यू टीचा से कहता है कि क्या इसका कारण तुम्हारे पार्टनरशिप से है टीचा। ये सुन के टीचा कुछ कह नहीं पाती और क्यू समझ जाता है। फिर क्यू कहता है कि टीचा, तुम्हें तो अपना बेस्ट देना चाहिए। यह सुन के टीचा शॉक हो जाती है और वो क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू कहता है कि तुम जितना हो सके उतने अच्छे से काम करो और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा मेरे डैड के लिए। अंत में जो भी होगा उसे हम कोर्ट पे छोड़ते हैं। ये कह के क्यू वहाँ से जा रहा होता है, पर टीचा क्यू का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि क्यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनते क्यू कुछ कहता नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर के बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी टीचा की बातें चल रही होती हैं। फिर इसी बीच वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्यू, हम तेरे साथ हैं यार। फिर पॉन कहता है कि तू चिंता मत कर। फिर टेन कहता है कि हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ पर जून आ जाती है और वो कहती है कि और मैं भी नहीं छोड़ूंगी। क्यू अपने दोस्तों को देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे का सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर बेन और टीचा कोर्ट रूम में आते हैं और टीचा और क्यू एक दूसरे को कोर्ट रूम में देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। फिर क्यू के फादर का जो वकील होता है वो नमूने के पास जाता है और उनसे कहता है कि हेलो सर, आप कैसे हैं। ये देख के क्यू और क्यू के फादर शॉक हो जाते हैं कि ये हमारा वकील होकर दूसरी पार्टी के वकील को मस्का लगाने के लिए क्यों गया है। ये देख के तो वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं और उसे देखने लग जाते हैं। फिर क्यू के फादर का वकील नमूने से कहता है कि हेलो सर, आप कैसे हैं। ये सुन के नमूना कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो वकील कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सर। फिर नमूना कहता है कि आप आरकुल हो ना। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं साबत। तो नमूना कहता है कि ओह सॉरी, हाँ मुझे याद आया, आप साबत हो, तुम तो मेरी क्लास में थे ना। तो कहता है कि हाँ सर। फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और टीचर क्यों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं।
फिर क्यू के फादर का जो वकील होता है वो उनसे बातचीत कर क्यू के फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मिस्टर रेवत कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए रोसे हार्वे को हायर किया है। सच कहूँ तो सर, आपने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है। क्यू के पापा ये सारी बातें बस चुपचाप सुन रहे होते हैं, पर क्यू को इस वकील की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर वहाँ पर जज आता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर जज क्यू के फादर से कहता है कि आपके ऊपर जो मर्डर का केस लगा है, क्या आप इस गुनाह को मानते हैं? तो क्यू के पापा कहते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैं इस चीज को नहीं मानता। ये सुनकर जज कहता है कि ऐसे केसों में गुनहगार को फांसी की सजा होती है। अगर आप दोषी साबित हो जाते हैं तो आपको कोई भी माफी नहीं मिलेगी, पर अगर आप अपना गुनाह मान लेते हैं तो शायद से आपकी सजा थोड़ी सी कम हो जाए। तो सोच समझ के जवाब दीजिए। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर जज क्यू के पापा से कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप एक केस लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम हियरिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर जज क्यू के पापा से कहता है कि क्या आपके पास कोई वकील है? यह सुन के क्यू के पापा का जो वकील होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी हाँ, मैं हूँ इनका वकील, माय लॉर्ड। ये कहते ही फिर एसिन हे पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी बीच वहाँ पर नारा आ जाता है। टीचा जब नारे को देखती है तो कहती है कि नारा, तुम अब इस केस के लॉयर नहीं हो, तुम्हें रिप्लेस क्यों कर दिया? फिर नारा कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेटर फाइल रिव्यू करवाई थी, फिर मुझे इस केस से हटा दिया गया। मेरे बॉस ने मुझे एक दूसरा केस दिया क्योंकि उन्हें इस केस के लिए एक अच्छा वकील मिल गया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने मुझे इस केस से हटा दिया। पर क्या तुम्हें इस बारे में किसी ने बताया नहीं? यह सुन के टीचर शॉकिंगली कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। यह सुन के नारा कहता है कि अजीब है। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? इस केस में कुछ गलत है क्या? फिर नारा कहता है कि पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है? तो टीचर कहती है कि क्यों के फादर असली गुनहगार नहीं है, क्यों है ना? फिर नारा टीचर से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ, अगर तुम सच में इस केस में असली गुनहगार को सजा दिलाना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। हर एक पेपर को तुम अच्छी तरीके से पढ़ना, किसी भी बात को तुम नजरअंदाज मत करना, और बाकी तुम खुद समझदार हो। फिर नारा टीचर से कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था, जो केस तुम जीती थी वो केस मेरे छोड़े हुए सुरागों के कारण तुम जीती थी, तुम्हें याद है? पर तुम इस बार मुझे बाकी साबित करके दिखाओ कि तुम एक लॉयर बनने की काबिल हो। मैं तुम्हें मान जाऊंगा और मैं तुम पर दोबारा सवाल नहीं उठाऊंगा। ये कह के नारा वहाँ से जा रहा होता है। फिर टीचर नारे से कहती है कि सिर्फ तुम्हें नहीं, ये बात सबको माननी होगी। यह सुन के नारा स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन हे पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि क्यू के डैड को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर ना क्यू अपने डैड के पास भागते हुए आता है और उनसे कहता है कि डैड, आप हौसला रखिएगा, मैं आपको जरूर बचा लूंगा। ये सुन के क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि मुझे तुझ पर भरोसा है क्यू, मैं जानता हूँ कि तू मेरी मदद करेगा, पर तुझे अपना भी ख्याल रखना होगा, कहीं मेरी प्रॉब्लम से तेरी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तू पहले खुद का ख्याल रखना, ठीक है? क्योंकि अगर तू ठीक रहेगा तभी मैं ठीक रहूंगा बेटा। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए गाड़ी आ गई है। ये सुन के क्यू के डैड वहाँ से जा रहे होते हैं, पर क्यू अपने डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि डैड प्लीज आप मत जाइए। और ये सारी चीजें टीचर भी देख लेती है। फिर क्यू के डैड क्यू को संभालते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और क्यू बस अपने डैड को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है और टीचर क्यू को देख रही होती है। फिर क्यू की नज़र भी टीचर पर पड़ जाती है। फिर टीचर क्यू को इतना इमोशनल देखकर उसके पास जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ना मिस्टर बेन आ जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि टीचर आज हमारी मिस्टर चाय के साथ मीटिंग है। ये सुन के टीचर मिस्टर बेन को देखती है, फिर वो क्यू को देखती है, फिर टीचर कोर्ट के अंदर चली जाती है। फिर ये सीन हे पे कट होता है। फिर हम पॉन को देखते हैं जो अपने डैड से बात कर रहा होता है। पॉन अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज क्या आप थोड़ी और हेल्प नहीं कर सकते? क्यों मेरा दोस्त है डैड। ये सुन के भी पॉन के डैड मना कर देते हैं और वो पॉन का फोन कट कर देते हैं। फिर पॉन बस हेलो हेलो करता रह जाता है। फिर टीन पॉन के पास आता है। फिर टीन कहता है कि हे पॉन क्या हुआ, तेरे डैड एक अच्छे लॉयर भेज रहे हैं ना? फिर पॉन कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा कि वो बस बेल करवाने में हेल्प करेंगे, मेरे डैड की कंपनी ये केस लेने नहीं देंगे। सभी की नज़रें इस केस पर है, मीडिया में हॉट टॉपिक है ये केस। मेरे डैड नहीं चाहते कि उनकी कंपनी एक खूनी की मदद करते हुए दिखे।
ये सुन के जून कहती है कि जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं सुनाती तब तक उसके डैड इनोसेंट है। फिर पॉन कहता है कि पर पब्लिक ने डिसीजन ले लिया है जून, उन लोगों को सच की नहीं पड़ी है, उन लोगों ने अपना डिसीजन बना लिया है। अगर यकीन नहीं है तो सोशल मीडिया में जाकर देखो, अब इसके डैड एक खूनी बन चुके हैं। ये सुन के जून कहती है कि पॉन। फिर पॉन को भी समझ में आ जाता है कि उसने अभी जो कहा वो गलत था। तो पॉन कहता है कि आई एम सॉरी क्यू, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। फिर क्यू कहता है कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। फिर क्यू कहता है कि ऐसे मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तू मेरी सच में हेल्प करना चाहता है यार। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ज़रा क्राइम सीन चेक कर आता हूँ, अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो तुम लोग मुझे कॉल करना। ये सुन के जून कहती है कि क्यों, अभी तो तुम कोर्ट से आए हो, पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर पॉन क्यू से कहता है कि जून सही कह रही है, तू रात में सोया था क्या? तेरी शक्ल देख के तो लग नहीं रही कि तू रात को सोया था। क्यों अपने दोस्तों की बातें सुनकर कहता है कि मैं ठीक हूँ यार, मेरी इतनी फिक्र मत करो, मुझे इस वक्त जाना होगा। ये कहकर क्यू वहाँ से जा ही रहा होता है, इसी बीच क्यू की तबीयत खराब हो जाती है। फिर क्यू उल्टियाँ करने लग जाता है। ये देख के उसके दोस्त क्यू के पास जाते हैं और क्यू से कहते हैं कि क्यू तो ठीक तो है ना यार? फिर क्यू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यू की इतनी बुरी हालत देखकर जून कहती है कि क्यू हम टीचर की हेल्प क्यों नहीं लेते? ये सुन के क्यू कहता है कि नहीं जून, तुम टीचर को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये कहते ही सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो एक कॉफ़ी शॉप में बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। फिर वहाँ पर ना जून आती है और टीचर से कहती है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, शायद से डाला का कॉल आया है। यह सुन के टीचर अपना फ़ोन देखने लग जाती है। फिर जून टीचर से कहती है कि आंसर मत करना प्लीज़, शायद से वो तुम्हें मेरे बारे में बताना चाहती होगी कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आने वाली हूँ। ये सुन के टीचर जून से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन के जून टीचर से कहती है कि क्या तुम अभी भी क्यू से प्यार करती हो? जून की सारी बातें सुनकर टीचर जून से कहती है कि तुम्हें उससे क्या? टीचर का ऐसा जवाब सुन के जून समझ जाती है कि टीचर को अभी भी क्यू से प्यार है। तो जून टीचर से कहती है कि अगर तुम्हें उससे अभी भी प्यार है तो क्यू को तुम ये केस अकेले लड़ने क्यों दे रही हो? उसकी हेल्प करो ना, तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, वो बेचारा कितना अकेला पड़ गया है, तुम्हें पता भी है? ये सुनकर टीचर जून से कहती है कि देखो मैंने इस बारे में क्यू से बात की है और क्यू ने मुझसे कहा कि पॉन के डैड ने उनकी हेल्प करने के लिए लॉयर भेज दिया है। टीचर की ये बात सुन के जून कहती है कि और तुमने मान लिया? हाँ। जून की ऐसी बातें सुनकर टीचर जून से कहती है कि क्या क्यू ने मुझे झूठ बोला? फिर जून कहती है कि यह केस कितना बड़ा है, तुम भी जानती हो, पूरी मीडिया की नज़र है इस पर, तुम्हें लगता है कोई भी लॉयर इस केस को ले लेगा? और जो लॉयर हेल्प करने के लिए रेडी है वो बहुत पैसे मांग रहे हैं जो क्यू अफोर्ड नहीं कर सकता और वो हमसे भी नहीं लेना चाहता। और अगर क्यू के पास एक लॉयर हायर करने के पैसे होते तो भी वो हायर नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। एक लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच एक भरोसा होना कितना ज़रूरी होता है ये तो तुम जानती हो ना टीचर। और एक बार क्यू ने तुमसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। वो इतना बड़ा मुसीबत में पड़ा हुआ है फिर भी उसे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। मैं और क्यू को इस तरह से नहीं देख सकती। क्यू जैसा एक अच्छा लड़का कुछ अच्छा डिजर्व करता है। प्लीज़ टीचर तुम इस बात को समझो। जून की सारी बातें सुन के टीचर तो सोच में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे। और टीचर को इतने गहरी सोच में देखकर जून टीचर का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि प्लीज़ टीचर तुम क्यू की हेल्प कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। टीचर मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है, पर क्यू अब बहुत बड़ी मुसीबत में है, प्लीज़ टीचर तुम इसकी हेल्प कर दो। और मैं जानती हूँ कि तुमने रोसे हार्बे में कितनी मेहनत की है। इन 10 सालों में तुमने अपनी इमेज ऐसी बनाई है जिससे तुम इस रोसे हार्बे की एक पार्टनर बन सको। पर टीचर प्लीज़ तुम एक बार के लिए क्यू के बारे में तो सोचो। और एक बात टीचर, अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा इसमें क्यू का कोई हाथ नहीं है। जून की सारी बातें सुन के टीचर जून से कहती है कि जून तुम बात को समझ नहीं रही हो। तो जून कहती है कि मैं सब समझ रही हूँ टीचर, मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत कुछ दाव पे लगा है। टीचर तुम्हें अपनी लाइफ में क्यों चाहिए, क्या फिर अपना करियर, इसका डिसीजन तुम्हें खुद को ही लेना होगा। ये कहकर जून वहाँ से चली जाती है और टीचर जून की ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है।
फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने डैड के कमरे में आता है और अपने डैड को याद करने लग जाता है। फिर इसी बीच क्यू की नज़र कुछ फाइलों पर पड़ती है। क्यू उन फाइलों को देखकर उन्हें चेक करने लग जाता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो फाइल्स क्यू की मॉम के रेस्टोरेंट के होते हैं। ये देख के क्यू कहता है कि मॉम के रेस्टोरेंट के अकाउंट स्टेटमेंट। फिर क्यू कहता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में डैड को बुलाया नहीं गया था, फिर भी रेस्टोरेंट में डैड क्यों गए थे। ये कहते वो अपना फ़ोन चेक करने लग जाता है। उसके बाद क्यू कहता है कि इनके अकाउंट में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। फिर क्यू कहता है कि पर कौन सी प्रॉब्लम। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो नारे की बातों को सोच रही होती है। नारे ने टीचर से कहा था, मैंने इन्वेस्टिगेटर को फाइल को रीन्यू करने के लिए कहा और उसके बाद मुझे दूसरे केस में असाइन कर दिया। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि इस केस में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लॉयर को इस केस को हैंडल किया और मुझे दूसरा केस दे दिया। टीचर नारे की बातों को सोचकर कहती है कि नारा बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, उससे अचानक केस से हटा देना कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद टीचर नारी की सारी बातों को सोचकर अपना सारा काम करने लग जाती हैं और वो छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लग जाती है। फिर टीचर की नज़र क्योंकि मॉम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पड़ती है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि क्योंकि मॉम के मरने से पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा गया है और तो और उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया है और तो और उनके बॉडी में कुछ कांच के टुकड़े भी पाए गए हैं। ये देख के टीचर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद हम टीचर को उसके फ्रेंड्स के साथ क्यू के डैड के रेस्टोरेंट में देखते हैं। फिर जेस टीचर से कहती है कि तूने अचानक हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। हाँ, जून की बात सुनकर टीचर कुछ कहती इससे पहले जून कहती है कि कहीं कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम लोग फिर से साथ आ गए हो। फिर नाम टीचर का मुंह देखकर टीचर से कहती है कि क्या तुमने उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया। ये कहती नाम कहती है कि वो नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। फिर जेस भी कहती है हाँ और मैं भी। फिर टीचर कहती है कि अरे ये क्यों की बात नहीं है, मैं यहाँ पर आना चाहती थी। तुम इस रेस्टोरेंट की ओनर को जानती हो ना, मिस ओराबिम, मिस्टर एबक की वाइफ। तो नाम कहती है नहीं, मैं तो नहीं पहचानती। फिर जेस कहती है कि यहाँ की ओनर मिस्टर एबक की वाइफ है यार। यहाँ के जो ओनर है उसके एक्स हस्बैंड ने उसे मार दिया। इतनी बड़ी न्यूज़ है, क्या तुझे इस बारे में नहीं पता। तो नाम कहती है कि नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा लड़कों के बारे में सोचती हूँ। फिर जेस पे रखी हुई मैगजीन को दिखाते हुए कहती है कि ये देख, ये है मिस्टर रेबक और उनकी वाइफ जिनका खून हुआ है। फिर नाम कहती है कि वाह यार। फिर नाम क्योंकि स्टेप डैड की तारीफें करने लग जाती है और क्योंकि मम की रिंग की भी तारीफ करने लग जाती है। फिर जेस कहती है कि अच्छी है ना। तो नाम कहती है कि हाँ। फिर जेस कहती है कि ये मैंने बनाए हैं। यह सुन के नाम कहती है कि क्या सच में। फिर जेस कहती है कि उन्होंने स्पेशली ऑर्डर दिया था, अच्छे लग रहे हैं ना। तो नाम कहती है कि हाँ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर जेस कहती है कि वो जब भी मिस पिम को सरप्राइज देते हैं तभी वो हमेशा मेरे स्टोर पर आकर कुछ न कुछ खरीद के लेके जाते थे अपनी वाइफ के लिए। फिर जेस कहती है कि इन बातों को रहने देते हैं। अच्छा टीचर, तूने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तो टीचर कहती है कि मिस्टर एबक ने रोसे हार्वे को उनकी वाइफ का केस दिया है। ये सुन के जेस कहती है कि ओह, इसका मतलब ये है कि उनके पास लॉयर भी है और तो और काफ़ी पैसे भी। बट मैं सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि जो खुदी का बेटा है वो भी एक वकील है। ये सुन के नाम कहती है कि क्या सच में। तो जेस कहती है कि हाँ। फिर नाम कहती है कि उसका बेटा भी वकील है, इसका मतलब ये केस काफ़ी टफ होगा। इन दोनों की बातें सुनकर टीचर कहती है कि मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, तुम लोग ज़्यादा शौक मत होना। ये सुन के नाम कहती है कि क्या क्या कहने वाली है तू ऐसा। फिर टीचर कहती है कि अरे यार कभी तो सीरियस हो जाओ। फिर जेस कहती है कि अच्छा ठीक है तू बोल, हम सुन रहे हैं। जिस लॉयर बेटे की तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो कोई और नहीं क्यों है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और जेस कहती है कि क्या। फिर टीचर कहती है कि और वो एक्स हस्बैंड जिस पर खून का आरोप लगा है वो कोई और नहीं क्योंकि डैड है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों साथ में कहते हैं कि क्या। फिर टीचर उन दोनों को धीरे बोलने के लिए बोलती है। फिर नाम कहती है कि तो फिर तूने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। हाँ,
फिर टीचर उनसे कहती है कि क्योंकि मैं यहाँ पर आकर कुछ चेक करना चाहती थी, तुम लोग यहीं पे बैठे रहो और नॉर्मल रहो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर टीचर वहाँ से जारी होती है और उसके दोस्त पूछते हैं कि हे तू कहाँ जा रही है, पर टीचर उन्हें कुछ बोलती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू के स्टेप डैड के ऑफिस रूम में जाकर कुछ सबूत ढूंढने लग जाती है जाकि वो क्यू के डैड को बचा सके। इसी बीच टीचर की नजर उस फोटो फ्रेम में पड़ती है। फिर टीचर उस फोटो को देखते हुए कहती है कि ये फोटो उन्होंने चेंज क्यों किया। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर इसी बीच क्यू के स्टेप डैड अपने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर वो एक वेटर के साथ कुछ बात करने लग जाते हैं। इसी बीच जेस की नजर उन पर पड़ जाती है। फिर जेस कहती है कि नाम, तो नाम कहती है क्या हुआ, तो जेस उसे इशारों से दिखाने लग जाती है कि देख वहाँ पर क्यू के स्टेप डैड है। फिर नाम उन्हें देखती है और कहती है कि ओह नो अब क्या होगा। फिर जेस कहती है कि अब हम क्या करें। ये कहते ही ए सीने पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अभी भी उस फोटो को देख रही होती है। इसी बीच टीचर किसी की आने की आवाज़ सुनती है और वो चुप जाती है। फिर क्यू के स्टेप डैड अपने केबिन में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ ज़रूरी ना हो तो फिर आप मुझे मत बुलाना क्योंकि मुझे अभी काफ़ी काम है। ये सुन के वो लेडी कहती है कि ठीक है सर, मैं समझ गई। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू के स्टेप डैड की नज़र उस फोटो फ्रेम में पड़ती है। फिर वो फोटो फ्रेम को साफ करने लग जाते हैं और इस चीज़ को चुप चुप के टीचर देख रही होती है। फिर क्यू के स्टेप डैड कुछ ढूंढने लग जाते हैं और इसी बीच उन्हें किसी का कॉल आ जाता है तो उस कॉल को उठाते हैं। ये कॉल किसी और ने नहीं, जेस ने किया होता है। फिर जेस कहती है कि हेलो सर, मैं जेस बोल रही हूँ। तो क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो जेस कहती है कि मैं जेस सर, ज्वेलरी शॉप से। ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। जी बोलिए, आपको क्या काम है। फिर जेस कहती है कि मैं एक्चुअली आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई हूँ और मैंने आपको यहाँ पर आते हुए देखा, पर मैं आपको ठीक से हाई नहीं बोल पाई थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्या आपके पास फ्री टाइम है सर? अगर आपके पास फ्री टाइम है तो क्या आप हमें टेबल पर ज्वाइन कर सकते हैं सर? ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि आई एम वेरी सॉरी मिस, पर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, आप एंजॉय कीजिए। ये कहकर वो फोन कट कर देते हैं। फिर जेस का मुंह बन जाता है। फिर जेस का ऐसा उतरा हुआ मुंह देखकर नाम कहती है कि अरे क्या हुआ, क्या बोला उसने। फिर जेस कहती है कि वो बोला क्यों बिजी है और उसने फोन कट कर दिया। ओ माय गॉड, अब हम क्या करें। फिर नाम जैसे कहती है कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। ये कहते ही सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्योंकि स्टेप डैड को देखते हैं। उनके पास उनका एक आदमी आता है और वो क्योंकि स्टेप डैड से कहता है कि रेबक सर वो फिर से यहाँ पर आ गया है। ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो फिर से यहाँ पर आया है। फिर वो आदमी कहता है कि जी हाँ सर, और वो कह रहा है कि अगर आप उससे नहीं मिले आपके बारे में वो सबको बता देगा। ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गाली देते हुए कहता है कि चलो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद टीचा की जान में जान आती है क्योंकि टीचा अभी क्योंकि स्टेप डैड से बड़ी मुश्किल से बची है। फिर टीचा कहती है कि सबको क्योंकि स्टेप डैड के बारे में बता देगा, ऐसी कौन सी बात है। ये कहते ही ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो चुप चुप कर उन्हें देख रही होती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। फिर टीचा कहती है कि ये रेबक किससे मिल रहा है। टीचा कितने कहते ही वहाँ पर हम जैक को देखते हैं और टीचा भी जैक को देख लेती है। जैक को देखकर टीचा कहती है कि जैक यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगे, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हाँ। फिर जैक बेशर्मों की तरह कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा था रेबक सर। ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी जल्दी बताओ। फिर जैक कहता है कि मैंने आपके लिए झूठी गवाही दी, आपको पता है ना झूठी गवाही देने से कोई इंसान जेल भी जा सकता है। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और इसके बदले आपने मुझे कुछ अच्छा इनाम नहीं दिया। आपको इसके बदले मुझे काफी अच्छा इनाम देना चाहिए था। क्यों, आपको नहीं लगता? क्योंकि उस दिन मैंने जो देखा था वो सब अगर मैं सच सच बता देता तो रेबक ग्रुप बर्बाद हो जाता। पर सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और ये सारी बातें टीचर सुन रही होती है। इसी बीच टीचर के कंधे पे कोई हाथ रखता है और टीचर डर जाती है और हाथ रखने वाला कोई और नहीं क्यों होता है। फिर क्यों टीचर के मुंह में हाथ रखता है ताकि टीचर चिल्ला ना पाए और टीचर से कहता है कि चुप रहो। फिर टीचर क्यों का हाथ हटाती है और क्यों से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर क्यों कहता है कि मुझे नाम से पता चला कि तुम यहाँ पर हो
इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। फिर टीचर क्यू से कहती है कि वहाँ पर जैक और रेबक है और रेबक के लिए जैक काम करता है। ये सारी बातें सुन के क्यू टीचर को चुप रहने के लिए कहता है। फिर क्यू उनकी वीडियो बनाने लग जाता है। फिर जैक क्यू के स्टेप डैड को कहता है कि मैं आपको कल दोपहर तक टाइम देता हूँ सोचने के लिए, क्योंकि मुझे भी एक बहुत अच्छा फैसला लेना है। शायद ऐसा हो कि मैं अपने गांव चला जाऊँ, क्या फिर मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर दूँ। शायद मुझे याद आ जाए कि मैंने क्या देखा था और लोगों को पता चल जाए कि मिस औराबिन को किसने मारा है। आप शायद से समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कल शाम तक मेरे अकाउंट नंबर पे पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो मेरा स्टेटमेंट कभी भी बदल सकता है। अगर अकाउंट में पैसे आ गए तो मैं चुपचाप अपने गांव चला जाऊंगा, अगर नहीं आए तो आप जानते ही हैं पूरी दुनिया को क्या पता चल जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीजें क्यों रिकॉर्ड कर रहा होता है। और इसी बीच टीचर किसी चीज से टकरा जाती है और उसकी आवाज सुनकर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि कौन है वहाँ पर। फिर क्यू टीचर का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लग जाता है और क्यू के स्टेप डैड अपने दोनों आदमियों से कहता है कि खड़े क्यों हो, जाओ देखो कौन है यहाँ पर। फिर वो दोनों आदमी वहाँ पर चेक करने जाते हैं और उनके पीछे पीछे क्यू के स्टेप डैड भी आते हैं। फिर हम क्यू और टीचर को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ, मैं देखता हूँ रेबक और उसके आदमियों को। फिर टीचर क्यू से कहती है कि नहीं क्यू, यहाँ पर खतरा है। फिर क्यू कहता है कि वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता और ऐसे भी यहाँ रास्ते में काफी लोग हैं, अब तुम मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से। फिर टीचर कहती है कि क्यों। फिर क्यू कहता है कि टीचर प्लीज जाओ यहाँ से। फिर क्यू टीचर को वहाँ से भेज देता है और इसी बीच वहाँ पर क्यू के स्टेप डैड और उनके आदमी लोग आ जाते हैं। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि अच्छा तो फिर तू है लूजर का बेटा, मुझ पर जासूसी कर रहा था। फिर क्यू कहता है कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था, पर मैंने आपकी सारी बातें सुनी। फिर क्यू के स्टेप डैड को वो वीडियो दिखाने लग जाता है और उनसे कहता है कि तो वो तू ही है जिसने मेरी मॉम को मारा है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के क्यू के स्टेप डैड एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि क्या मैंने मारा है। फिर वो क्यू को देखते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मारा है, तो क्या कर लेगा तू लूजर का बेटा, लूजर। ये सुन के क्यू को गुस्सा आ जाता है और क्यू गाली देते हुए कहता है कि फिर क्यू उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है, पर क्यू के स्टेप डैड के बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि हे रुक। फिर क्यू उन्हें देखकर रुक जाता है। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि तू मुझे गाली दे रहा है, हाँ तेरी औकात क्या है। फिर वो क्यू को बातें सुनाने लग जाता है और इसी बीच वहाँ पर टीचर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है बाहर घूमोगे फ्रीली। फिर क्यू टीचर को देखकर कहता है कि टीचर। फिर टीचर क्यू के स्टेप डैड को देखते हुए कहती है कि असली खूनी को सजा मिलकर रहेगी, तुम टेंशन मत लो, इंसाफ होकर रहेगा, ये तुम अपने जहन में ढाल लो। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि तुम तो रोसे हार्वे की लीगल टीम में लॉयर हो ना, क्या तुम्हें पता भी है मैं रोसे हार्वे का क्लाइंट हूँ, मैं वही हूँ जो तुम लोगों को इतनी फीस देता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि फीस देते हो तो क्या खरीद लोगे क्या, पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता और सच्चाई तो बिल्कुल नहीं। ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि ऐसा क्या, मेरे पैसों के वजह से एक औरत अपना घर बार छोड़कर मेरे साथ रहने आ गई थी। यह सुन के क्यू को काफी गुस्सा आ जाता है और क्यू उसे मारने जा रहा होता है, पर टीचर उसे रोक लेती है और वो क्यू से कहती है कि क्यू शांत हो जाओ। फिर क्यू कहता है कि मैं तुझे जेल भेज कर रहूंगा, तूने जो क्राइम किया है उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि लूजर कहीं का, तू भी अपने बाप जैसा ही है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हाँ लूजर, तेरी इतनी भी हैसियत है क्या कि तू एक लॉयर रख सके। फिर वो टीचर को देखते हुए कहता है कि पैसों से मैं इंसाफ भी खरीद सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे सामने इतनी आदर्श वाली बातें वही कहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी पैसे वाले को देखा है, हाँ, उनके पास इन आदर्श की कोई हैसियत नहीं होती, समझे। मेरे पैसों में वो ताकत है जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकती है। यह कहकर वो हंसते हुए हंसा चला जाता है। फिर टीचर क्यू को संभालने लग जाती है और उसे कहती है कि क्यू तुम ठीक तो हो ना। फिर टीचर क्यू को हंस ले जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर बेन सबसे कहते हैं कि आई एम सॉरी कि मैंने आप लोगों को इस तरह से अभी बुला लिया है, पर मुझे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। यह सुन के नमूना कहता है कि क्या बात बतानी है सर। फिर कोई भी कहती है क्या बात है सर, कुछ बुरी खबर है क्या।
फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, बुरी खबर ही है, क्योंकि अब से तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि एक बड़ी कंपनी ने हमारी कंपनी से हाथ मिला लिया है। वो चाहते हैं कि हम उनके सारे लीगल चीज़ों को हैंडल करें। फिर ताव कहती है कि ये सब मिस कैमिलिया मैम की वजह से हुआ है, वरना हमें यह मौका नहीं मिलता। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, वो मिस कैमिलिया की काबिलियत से काफ़ी इम्प्रेस हो गए हैं। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया की काफ़ी तारीफ करते हैं और सब लोग भी कैमिलिया की काफ़ी तारीफ करते हैं। फिर कैमिलिया सबको कहती है थैंक यू थैंक यू। उसके बाद वहाँ पर टीचर जाती है और वो कहती है कि एक्सक्यूज मी बेन सर। फिर ताओ कहती है कि बस बस बस, अब इतना भी मस्का मत मारो कि ये मेहनत करना भूल जाए। जरा देखो तो सही, उसकी कॉम्पिटिटर उसके सामने खड़ी है। फिर वो टीचर को देखते हुए कहती है कि कैमिलिया कितनी मेहनती है ना। फिर वो नमूना भी कैमिलिया की काफ़ी तारीफ करने लग जाता है। फिर टीचर कैमिलिया से कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कैमिलिया, आई एम श्योर कि तुम पार्टनर ज़रूर बन जाओगी, क्योंकि अब मैं तुमसे कम्पीट नहीं कर रही हूँ। यह सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर डाला कहती है कि हे टीचर, क्या आप इन सब से पीछे हट रही है। टीचर कहती है कि मैं ये फॉर्म क्विट कर रही हूँ। यह सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। फिर टीचर मिस्टर बेन को देखते हुए कहती है कि बेन सर, मैं इस जॉब को छोड़ रही हूँ। ये कहते ही किसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो मिस्टर बेन को कल वाला वीडियो दिखा रही होती है जो क्यू ने बनाया होता है। इस वीडियो को देखने के बाद मिस्टर बेन कहते हैं कि इस वीडियो को हम कोर्ट में एविडेंस नहीं बना सकते। तो टीचर कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि इस वीडियो को हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पर टेक नहीं हो पाएगा, पर इससे हमें इतना तो पता चलता है कि क्यू के डैड को फंसाने के लिए झूठा विटनेस पेश किया गया है। यह सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि क्लिप से ये पता चलता है कि विटनेस मिस्टर रेबक को जानता है, पर वो सच बोल रहा है क्या नहीं, वो इस वीडियो में हमें पता नहीं चलता। इससे हम कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। यह सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि अगर मैं आपसे कहूँ उस रात मैं मिस्टर रेबक से मिली थी और उसने खुद कबूल किया था कि उसने मिस्टर ओरापिन को मारा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे। यह सुनकर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। यह सुनकर टीचर कहती है कि इस वक्त बस मैं आपको बयान दे सकती हूँ, पर आप क्या मुझ पर बिलीव करते हो। यह सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि टीचर, इमोशनल होकर काम मत करो। फिर टीचर कहती है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। यह सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि टीचर। फिर टीचर कहती है कि मैं ये जानते हुए कि क्योंकि डैड बेगुनाह है फिर भी कुछ ना करूँ उनके लिए, ये मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सर। ये कह के टीचर वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि टीचर थोड़ा सा रीजनेबल बनोगी। यह सुन के टीचर मुड़ती है और मिस्टर बेन से कहती है कि लाइफ में मुझे पहली बार लगता है कि मेरे इमोशनल इस बार सही फैसला ले रहे हैं। यह कह के वो अपने केबिन में चली जाती है और मिस्टर बेन भी टीचर के पीछे पीछे चले जाते हैं उसको समझाने के लिए। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर, क्या तुम अब पार्टनर नहीं बनना चाहती हो। यह सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि पार्टनर बनने की इच्छा मुझ में अभी भी है। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम कहती हो ये केस फैब्रिकेट किया गया है तो क्यू के डैड के जो लॉयर है उनको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर क्यू के डैड ने ऐसा नहीं किया तो इन चीज़ों से कई शक पैदा होंगे। फिर आखिर में क्या होगा, कोर्ट एक केस डिसमिस कर देगी। क्या फिर वो आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगी, तब तुम क्या करोगी टीचर। यह सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मेरे डैड ने मुझे सिखाया है कि एक लॉयर किसी की भी लाइफ ऐसे ही बदल सकता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने नॉलेज से लोगों की हेल्प करूं, ना कि लोगों की लाइफ बर्बाद करूं। अगर मुझे पार्टनर बनने के लिए किसी बेगुनाह को जेल में डालना पड़ेगा तो उससे अच्छा ये है कि मैं एक लूज़र बन जाऊँ। मैं लूज़र बनना स्वीकार करती हूँ, पर किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी जो है वो बची रहे। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो कि तुम उसके लिए ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। हाँ, थोड़ा तो समझो टीचर, क्यों अभी इतना मैच्योर नहीं है। वो अभी छोटा है, उसे खुद नहीं पता उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो और तुम उसके लिए सब कुछ कैसे छोड़ सकती हो। यह सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन, आपने तो क्यू के लिए राय बना ली है। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि क्यों, मेरी सोच गलत है क्या। फिर टीचर मिस्टर बेन को देखती है और उनसे कहती है कि मैंने आपको बहुत निराश किया है, आई एम सॉरी।
ये कहकर वो अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं ये केस लेने वाला हूँ। अगर तुम क्यू को रिप्रेजेंट करने वाली हो तो हम कोर्ट में मिलेंगे। यह सुन के टीचर मिस्टर बेन को देखती है। उसके बाद वो मिस्टर बेन से कहती है कि ठीक है, तो फिर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। ये कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और बेन सर का मुंह तो उतर जाता है। फिर टीचर वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर डाला जाती है और टीचर से कहती है कि हे टीचर रुको, मैं हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद ओंग और किड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम भी हेल्प कर देते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर डाला टीचर से कहती है कि क्या आप सच में यहाँ से जा रही है। फिर टीचर डाला का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। फिर डाला इमोशनल होते हुए कहती है कि पर मैं आपके बिना कैसे संभालूंगी ये सब। फिर टीचर डाला से कहती है तुम देखना, तुम सब कुछ संभाल लोगी, तुम बहुत काबिल हो, बस तुम्हें और केयरफुल होना होगा। छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा मत करना तुम, ठीक है। और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन एक बहुत बड़ी लॉयर बनोगी। यह सुन के डाला रोने लग जाती है। फिर टीचर ओंग और किड से कहती है कि तुम दोनों जब लॉयर बनो तब तुम दोनों ये मत भूलना कि तुम दोनों लॉयर किस लिए बने हो। फिर वो दोनों कहते हैं कि यस टीचर मैम, हम नहीं भूलेंगे। फिर टीचर डाला को गले लगा लेती है। उसके बाद डाला इमोशनल होते हुए कहती है कि अब चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। और ये सारी चीज़ें देखकर ना सब लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं। और इसी बीच ना वहाँ पर मिस्टर बेन भी आ जाते हैं और वो ये सारी चीज़ें देख भी लेते हैं। पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता है टीचर ने डिसीजन ले लिया है। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है और बेन सर वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर नमूना मिस्टर बेन को पकड़ता है और उनसे कहता है कि मिस्टर बेन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। फिर मिस्टर बेन अपना फ़ोन निकालते हैं और वो साक्ष सर को फ़ोन देते हुए कहते हैं कि तुम इसे देखो और बताओ कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैमिला साक्ष सर के हाथ से वो फ़ोन ले लेती है और उस चीज़ को देखने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और उसके दोस्तों को और उसके लॉयर को क्राइम सीन के पास देखते हैं। फिर क्यू और उसके दोस्त ना वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उन्हें वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा होता है। इसी बीच उनका लॉयर कहता है कि तुमने जो मुझसे कहा कि मिस्टर रेबक ने तुमसे कहा है कि उन्होंने खुद तुम्हारी मॉम को मारा है, क्या वो पागल हो गए हैं जो वो तुमसे ये बात कहेंगे। ये सुन के क्यों कहता है कि उन्होंने ये बात खुद मुझसे कही है, ठीक है। उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने मेरी मॉम को मारा है और मेरी डैड को फंसाया है। फिर क्यों अपने लॉयर को वही वीडियो दिखाने लग जाता है जो क्यू ने बनाई होती है। फिर क्यू अपने लॉयर से कहता है कि देखिए, वो फिटनेस झूठ बोल रहा है। फिर उसने रेबेक से पैसे लिए, झूठी गवाही दी जाके मेरे डैड को फंसाया जा सके। फिर वो कहता है कि क्या नकली गवाह, कम ऑन यार। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर टिन कहता है कि हेलो सर, क्या आपको मेरे दोस्त की बातों पर भरोसा नहीं है। फिर पॉन भी कहता है हाँ, आप उसके लॉयर हो, आपको अपनी क्लाइंट पे भरोसा करना चाहिए। फिर वो लॉयर कहता है कि हाँ यकीन है मुझे कि ये सच कह रहा है, पर तुम ये भी तो देखो, हम कई घंटों से इस क्राइम सीन को चेक कर रहे हैं, कुछ मिला हमें। हाँ। फिर पॉन कहता है कि अगर आपको इस केस में पहले से इंटरेस्ट नहीं था तो आप हमें पहले कह देते ना, क्यों आप बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या सुनकर लॉयर कहता है कि अगर मेरे पास कोई केस होता ना तो मैं ये केस हाथ में भी नहीं लेता और मुझे इतनी परेशानी भी नहीं होती, और तो और ये केस अगर मैं हारा तो मेरा रिकॉर्ड भी खराब होगा, समझिए। फिर मैंने सोचा कि बेकार में बैठे रहने से अच्छा ये है कि मैं ये केस ले लेता हूँ जिससे मुझे कोर्ट से पैसे मिल जाए। ये सुन के पॉन को गुस्सा आ जाता है और पॉन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं। हाँ। फिर टिन पॉन को संभालने लग जाता है और इसी बीच वहाँ पर टीचर आ जाती है। फिर टीचर कहती है कि अगर आपको इनका लॉयर नहीं बनना तो आप मत बनिए। टीचर को वहाँ पर देखकर क्योंकि दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और टिन तो कुछ ज़्यादा है। फिर टिन पॉन से कहता है कि वो देख भाई, टीचर आ गई। फिर टीचर उस लॉयर को सुनाने लग जाती है और उनसे कहती है कि जो लॉयर अपना फ़ायदा देखता हो और अपने क्लाइंट का जरा सा भी परवाह किए बिना उससे ट्रैवल एक्सपेंस कमा कर देने वाले बैंक के रूप में देखता हो, उसको खुद को कभी भी लॉयर नहीं कहना चाहिए। थोड़ी सी शर्म तो कर लो खुद को लॉयर बोलने से पहले। फिर टीचर उनसे कहती है कि ऐसे आप कोर्ट जा सकते हो क्योंकि डैड का केस
मैं लड़ने वाली हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। फिर क्यू टीचा को देखता है और उससे कहता है कि क्या सच में? तो टीचा कहती है कि हाँ। फिर टेन कहता है कि सच बोल रही हो? तुम सच में क्यू के डैड का केस लड़ोगी? तो टीचा हाँ कहती है। ये सुन के क्योंकि दोनों दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर पॉन उस लॉयर से कहता है कि अरे भाई साहब, आप अभी यहाँ पर क्यों खड़े हो? आप कोर्ट जाइए और वहाँ पर जाकर मच्छर मारिए। फिर टेन कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि आप जाकर संन्यास ले लो, क्योंकि ये सब तो आपसे होने से रहा। फिर वो लॉयर कहता है कि हाँ हाँ जाता हूँ, ताने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लॉयर कहता है कि ऊपर से अगर फरिश्ता भी आया ना तो भी ये केस नहीं जीत सकते, समझे? फिर वो लॉयर वहाँ से जा रहा होता है और पॉन पीछे से कहता है कि बाय बाय, आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। फिर टीचर क्यू एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर ये स्नेह प्रकट होता है। फिर हम उन लोगों को साथ में जाते हुए देखते हैं। फिर क्यू टीचर से कहता है कि क्या तुमने रॉ से हर वे छोड़ दिया है? तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि मैं किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दिला सकती, ये जानते हुए कि वो बेगुनाह है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि क्या तुम्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं है? तो टीचर कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि चलो छोड़ो भी, चलो हम यहाँ पर ढूंढते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। फिर क्यू कहता है कि ठीक है। और इसी बीच वहाँ पर टीचर की नज़र जैक पर पड़ती है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर क्यू कहता है कि मुझे लगता है वो सफाई वाला है। तो टीचर क्यू से कहती है कि उसके कपड़ों को देखकर तो नहीं लगता। फिर टीचर उसके पास जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। फिर जैक टीचर को देखता है और वो अपना मुंह फेर लेता है। फिर टीचर उससे पूछती है कि सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये कहते हुए टीचर उसके पास जाती है और ठीक से उसको देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं जैक है। फिर टीचर कहती है कि जैक? फिर क्यों कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? पर जैक उनके बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो ऐसे जा रहा होता है। पर उसके सामने पॉन आ जाता है और उसे कहता है कि ओए, इतनी भी क्या जल्दी है? फिर जैक पॉन को धक्का मार के वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर टीन उसे रोक लेता है और उसके बाद वो टीन को मार कर वहाँ से भागने लग जाता है। उसके बाद पॉन उठता है और वो जैक के पीछे भागने लग जाता है और बाकी सब भी। और इसी बीच जैक की टक्कर एक कार से हो जाती है। फिर वो कार वाला विंडो खोलकर देखने लग जाता है कि जैक जिंदा है क्या नहीं। जब वो देखता है जैक अभी भी जिंदा है, फिर वो कार वाला फिर से जैक को टक्कर मार देता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उस कार के वहाँ से जाने के बाद सब लोग जैक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जैक जैक, क्या तुम ठीक हो? फिर पॉन कहता है कि आखिर वो कौन था, उसने इसको मारने की कोशिश की है। फिर क्यों कहता है कि वो रेबक के आदमी थे, उसी ने इस पर हमला करवाया है। फिर टीशा कहती है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि जल्दी जल्दी 911 में कॉल करो। फिर टीशा कहती है कि और मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। ये कहकर टीशा फ़ोन लगाने लग जाती है। फिर क्यों जैक से कहता है कि जैक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर जैक कहता है कि रेबक ने अपनी वाइफ को मारा है, मेरे पास एविडेंस है। ये सुनकर क्यों कहता है कि कौन सा एविडेंस? जैक बोलो मुझे, प्लीज़ मुझे बोलो, कहाँ छुपा कर रखा है? फिर जैक इशारों से बोलने लग जाता है और इसी बीच वो बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग जैक को देखने लग जाते हैं। फिर ऐसे नहीं प्रकट होता है। फिर हम टीचा और क्यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। क्यू और टीचा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि जैक की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, वो आईसीयू में होता है। फिर टीचा कहती है कि जैक को बचना ही होगा। फिर क्यू कहता है कि हाँ, क्योंकि जैक की वो विटनेस है जिसने मेरे डैड के खिलाफ गवाही दी थी, उसी के गवाही की वजह से मेरे डैड को अरेस्ट किया था। अगर जैक अपना स्टेटमेंट कोर्ट में बदल लेगा तो पूरी बाजी बदल जाएगी, पर अगर वो मर गया तो हम डैड को नहीं बचा पाएंगे। फिर टीचर क्यू से कहती है कि इतना मत सोचो क्यों, हो सकता है कि जैक बच जाए। फिर वहाँ पर नर्स आती है और उनसे कहती है कि क्या आप पेशेंट के रिलेटिव हैं? तो टीचर कहती है कि जी नहीं, हम उनके रिलेटिव तो नहीं हैं, बट हम उसे जानते हैं और हम ही उसे यहाँ पर लाए थे। फिर क्यू उनसे कहता है कि क्या जैक की हालत अब ठीक है? फिर नर्स उन्हें कुछ बोलती हैं पर वो हमें बताया नहीं जाता। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू काफ़ी गुस्सा करने लग जाता है और टीचर क्यू से कहती है कि क्यू क्या हुआ? फिर क्यू गुस्से में कहता है कि जैक अब मर गया है, अब हम क्या करेंगे? अब मैं डैड को कैसे बचाऊंगा? अगर वो जिंदा होता तो शायद से हम डैड को बचा लेते,
यह सुनकर टीचर क्यू से कहती है कि क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और उससे कुछ कहता है जो हमें बताया नहीं जाता फिर से। उसके बाद टीचर क्यू को कहती है कि इट्स ओके क्यू, ये कहते हुए और उसे गले लगा लेती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के स्टेप डैड को देखते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कॉल को रख देते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ वो मर गया। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जिसके पास टीचर आई होती है। टीचर कैमिलिया को देखकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर टीचर कैमिलिया को एक फाइल देती है तो कैमिलिया कहती है कि ये क्या है। फिर टीचर कहती है कि क्या बेंसन ने तुम्हें रेबक ग्रुप का फाइनल सेल्फ स्टेटमेंट्स रिव्यू करने के लिए नहीं कहा था। ये सुन के कैमिलिया कुछ कहती नहीं तो टीचर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ मिस करो। फिर टीचर कैमिलिया से कहती है कि ये तुम्हारे क्लाइंट का फाइनल सेट अकाउंट रिपोर्ट्स है। ये वही अकाउंट्स रिपोर्ट्स है जिसके लिए क्यू के फादर उनसे बात करने के लिए गए थे। बट जब तुम्हारी क्लाइंट को ये पता चला कि क्यू के फादर उनके अकाउंट्स को हैंडल करे हैं तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसके बाद यह हादसा हो गया। लकीली क्यू के फादर ने इनकी कॉपी बना ली थी उस टाइम। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि पर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। तो टीचर कहती है कि तुम इन डॉक्यूमेंट्स को नेशनल टैक्स सर्विस और रेबक ग्रुप के मेन अकाउंट से क्रॉस चेक करोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, तो तुम तुम्हारे क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ जान जाओगी। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि पर क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं। तो टीचर कहती है कि क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने क्लाइंट के बारे में सच जानने के बाद तुम्हें एक सही फैसला लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये सुन के कैमिलिया सोच में पड़ जाती है। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम कैमिलिया को मिस्टर बेन के साथ देखते हैं। कैमिलिया मिस्टर बेन को क्यू के स्टेप फादर के अकाउंट्स के बारे में सारी बातें बता रही होती है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कैसे मिले। यह सुन के कैमिलिया कुछ कह नहीं पाती तो मिस्टर बेन ही कहते हैं कि क्या टीचर ने तुम्हें दिए हैं। तो कैमिलिया उन्हें कुछ कहती नहीं बट उन्हें एक फाइल देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें देखें। मैंने रेबक ग्रुप के शेयर होल्डर्स थोड़ी जांच की थी सर। 2 मेंबर्स प्रॉपर्टी इशू से सामना कर रहे हैं, उनका CUC फैक्ट्री से कुछ लेना देना है। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तो वही केस है ना जिस पर टीचर काम कर रही थी। तो कैमिलिया कहती है कि जी हाँ, हो ना हो रेबक ग्रुप CUC फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा हो और जो मिस्टर रेबक है वो इसी तरह अपना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट करते हो। और जब क्यू के पापा ने उनके अकाउंट्स देखे तब वो शॉक हो गए और उन्हें ये बात पता चल गई। और मुझे लगता है कि जब क्यू के फादर को ये बात पता चली तब वो इसी बारे में उनसे बात करने के लिए गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में मिस ओराबिन को कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वो अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए किसी बाहरी आदमी को नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये मर्डर करने का मोटिव हो और शायद से ये खून क्यू के पापा ने ना किया हो। ये सुन के मिस्टर बेन शॉक हो जाते हैं। फिर ये सीने पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को बाहर देखते हैं। वो कुछ सोच रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपने घर जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है कि टीचा। तो टीचा अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मॉम। फिर टीचा की मॉम डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और टीचा से कहती है कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ। यह सुन के टीचा उनसे कुछ कह नहीं पाती पर टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि टीचा तुम क्या पागल हो गई हो, ये क्या किया तुमने। हाँ, क्या तुम्हें पता भी है रोसे हरबे में हर कोई जॉब करना चाहता है, हर कोई रोसे हरबे में नौकरी पाने के लिए मरे जाता है और तुमने वो नौकरी ऐसे ही छोड़ दी। हाँ, पागल हो गई हो तुम। ऐसी क्या वजह थी टीचा जो तुमने वो जॉब छोड़ दी। बोलो मुझे, क्या तुमने जॉब उसके लिए छोड़ी है। ये सुन के टीचा अपनी मॉम से कहती है कि मॉम उसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये सुन के टीचा की मॉम कहती है कि तो फिर तुम मुझे बताओ क्या वजह थी, बोलो मुझे। ये सुन के टीचा कुछ कह नहीं पाती पर टीचा की मॉम गुस्से में कहती है कि मैं जानती थी उस लड़की के वजह से ही तुमने जॉब छोड़ी है। तुम पूरी तरीके से पागल हो गई हो।
तुमने उसके लिए अपना करियर छोड़ दिया है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो अभी? मैं मिस्टर बेन से बात करती हूँ, तुम फिर से वो ऑफिस ज्वाइन करो, समझी? यह सुनकर टीचर कहती है कि मॉम, मैंने कह दिया मैं ये नहीं करूँगी, तो प्लीज। बट टीचर की मॉम टीचर की कोई बात नहीं सुनती। फिर टीचर की मॉम कहती है कि टीचर चुपचाप मिस्टर बेन को कॉल लगाओ और उनसे माफी मांगो और तुम उनसे कहो कि तुम अपने काम पर वापस आना चाहती हो। चलो जल्दी से फोन लगाओ। यह सुनकर टीचर अपनी मॉम को देखने लग जाती है। फिर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि मैंने कहा ना मिस्टर बेन को कॉल करो, वो भी अभी के अभी। तो टीचर कहती है कि मॉम, मैं एक ऐसी लॉयर नहीं बन सकती जो बेकसूर को जेल में डाल दे। ये सुन के भी टीचर की मॉम उससे कहती है कि कॉल करो, मैंने कहा कॉल करो। ये सुन के टीचर अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि मेरा सिर ऊंचा है, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी ना कभी। ये सारी बातें सुनकर टीचर को काफी बुरा लग रहा होता है, पर टीचर उनसे कुछ कह भी नहीं पा रही होती है। फिर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि टीचर, अगर तुम जॉब पर वापस नहीं गई तो तुम मुझे भी अपनी लाइफ से निकाल देना, समझी? फिर टीचर की मॉम टीचर का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि जल्दी से मिस्टर बेन को कॉल करो, मैंने कहा ना कॉल करो टीचर। फिर टीचर भी गुस्से में कहती है कि मॉम, मैं कॉल नहीं करने वाली हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? टीचर की मॉम टीचर की कोई बात सुनना नहीं चाह रही होती है। ये देखकर टीचर कहती है कि भले ही आज आप मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती हो, पर एक दिन आप ये बात जरूर समझ जाएंगी ये सब मैंने क्यों किया। ये कहकर टीचर अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर टीचर की मॉम कहती है टीचर टीचर मेरी बात तो सुनो, पर टीचर उनकी कोई बात नहीं सुनती। फिर टीचर की मॉम कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, हाँ? फिर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, आज के बाद तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। यह कहकर टीचर की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने मॉम की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के स्टेप डैड को देखते हैं जो अपने आदमी से कहते हैं कि ये ट्रायल हम रोसे हार्वे पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और बाकी का सारा काम झाम तुम संभाल लो, ठीक है? जो भी मैस फैला हुआ है उन सबको तुम साफ कर दो और एक बात का ध्यान रखना, कोई भी निशान छूटना नहीं चाहिए, समझ गए ना? ये सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ सर, समझ गया। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हम टीचर और क्यू और उसके टीम को कोर्ट के बाहर देखते हैं। वो लोग कोर्ट के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये देख के पॉन भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और वो टीम से कहता है कि ऐसा क्या हमें हर बार करना होगा? तो डाला कहती है कि नहीं, ऐसा हम तभी करते हैं जब हमारा केस काफी मुश्किल हो। जब केस बहुत मुश्किल हो तब ये करना पड़ता है, समझे? ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ समझा। तो टीम कहता है कि अब बात समझ में आई उल्लू। फिर क्यू टीचर को देखता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर केस जीतोगी टीचर। ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम सबको कोर्ट रूम में देखते हैं जहाँ पर क्यू के स्टेप डैड से सवाल पूछे जा रहे थे। तो क्यू के स्टेप डैड जो है अपना सारा ब्लेम क्यू के डैड पर डाल रहे होते हैं और उनके खिलाफ भी बात कर रहे होते हैं। उसका टीचर आती है मिस्टर रेबक से सवाल पूछने के लिए। फिर टीचर मिस्टर रेबक मतलब क्यू के स्टेप डैड्स उनसे कहती है कि मिस्टर रेबक, घटने वाले दिन आप क्या कर रहे थे? यह सुन के मिस्टर रेबक कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और वहीं पे एक ऑफिस की पार्टी चल रही थी, वहीं पे एंजॉय करते करते सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। यह सुन के टीचर उनसे कहती है कि क्या आप जानते थे मिस ओरापिन का क्यू के डैड के साथ एक अपॉइंटमेंट था? यह सुन के वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या सच में आपको बिल्कुल भी पता नहीं था? यह सुन के मिस्टर रेबक कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा, मैं पहली बार वहाँ पर तब गया था जब मुझे पता चला पिंक को किसी ने लुभा कर मार डाला। यह सुन के टीचर उनसे कहती है कि आपको लुभा कर मार डालना बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर एक सीन यहाँ पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बेन क्यू से सवाल पूछ रहे होते हैं। मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि ये बताओ कि उस आरोपी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो क्यों मिस्टर बेन को कहता है कि मैं इनका एक लौता बेटा हूँ। यह सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह आई सी। ऐसे एक बात बताइए, आरोपी का आमतौर पे नेचर कैसा है? यह सुन के क्यों कहता है कि वो काफी अच्छे हैं, वो हर किसी की हेल्प करते हैं और तुम्हारा वो हंसमुख भी है।
और फ्रेंडली भी है और उन्हें सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। यह सवाल सुन के पॉन कहता है कि क्या फालतू सवाल है ये, नेचर का इस केस से क्या लेना देना है। तो टिन भी कहता है कि हाँ तू सही कह रहा है, नेचर का इससे क्या लेना देना। इन दोनों की बातें सुनकर डाला उनसे कहती है कि सभी लॉयर्स कुछ जानने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। यह वह की बातें कर वो विटनेस से वो बुलवाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये सभी सवाल सुनने में बकवास लग सकते हैं पर इसमें एक सीक्रेट वेपन छुपा रहता है। यह सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसा होता है। फिर मिस्टर बेन क्यू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के बारे में बात करते थे। तो क्यू कहता है कि जी हाँ वो करते थे। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि जब वो तुम्हारी मॉम के बारे में बात करते थे तब वो किस तरह से करते थे, गुस्से में क्या फिर अच्छे से, क्या तुम हमें इस बारे में बता सकते हो। तो क्यू कहता है कि डैड जब मॉम के बारे में बात करते थे तब बस वो एक ही बात करते थे कि मॉम ने हमें इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें अमीर बनना था, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई, वो बस यही कहते थे। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो गरीब थे। ये सुन के क्यू कुछ कह नहीं पाता तो टीचर कहती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये विटनेस से अपने मन मुताबिक जवाब पाने के लिए उनसे ऐसे घुमा फिराकर सवाल पूछ रहे हैं। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि माय लॉर्ड मुझे बस यही जानना है कि उनका बेटा अपने डैड और मॉम के बारे में क्या फील करता था। फिर मिस्टर बेन क्यू से सवाल पूछते हैं कि आप बता सकते हैं कि आपके डैड आपके मॉम से नफरत करते थे या फिर नहीं। फिर क्यू कहता है कि डैड बस गुस्से में थे। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि क्या तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम से नफरत थी। यह सुन के क्यू कहता है कि वो मुझे पता नहीं, पर अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। उसके बाद क्यू मिस्टर बेन को देखते हुए कहता है कि माफ़ करना पर क्या आपको कभी किसी ने छोड़ा है। यह सुन के मिस्टर बेन कुछ कह नहीं पाते और उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर मिस्टर बेन कुछ पेपर जज को दिखाते हैं। उसके बाद वो क्यू को भी कुछ पेपर्स दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने वो पेन देखी थी जिसको मर्डर करने के लिए यूज़ किया गया था। ये कहते हुए वो क्यू के सामने एक फ़ोटो रख देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने ये पेन देखी है। तो क्यू मिस्टर बेन से कहता है कि जी मैं इस पेन को पहचानता हूँ, ये पेन मैंने अपने डैड के लिए खरीदी थी। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि जब तुम्हारे डैड बाहर जाते थे या फिर कोई काम करते थे तो क्या वो हमेशा इस पेन को अपने साथ रखते थे। तो क्यू कहता है कि जी नहीं, अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तभी वो इस पेन को यूज़ करते थे, जैसे कि कोई बड़ा चेक साइन करना, नहीं तो कोई बड़ा डील साइन करना हो तो, नहीं तो वो बाकी चीज़ों के लिए एक नॉर्मल पेन यूज़ करते थे। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे डैड ने ये पेन बाकी पेनों के साथ रखा था क्या नहीं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।